हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अलफलाह कोचिंग सेंटर में। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देख चुके हैं कि सभी व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सभी व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे ख, तो ख जो बोलने में आखिरी में अ का साउंड है, अ की आवाज़, अ का आवाज़ आ रहा है। कोई भी क से लेके ज्ञ तक में कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण को हम बोलेंगे तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हम देख चुके हैं कि सभी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में मात्रा होती है। स्वर में क्या होती है? मात्रा। अतः स्वर एक मात्रा के रूप में व्यंजन से मिलता है। स्वर की मात्रा के चिन्ह अलग अलग हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। नीचे स्वर की मात्रा के अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं। यानी स्वर की मात्रा होती है लेकिन व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं है। आकार की मात्रा, ये डंटा है, एक लाठी डंड, ये आकार हो जाएगा, इसकी मात्रा है। ई की मात्रा डंटा दे करके बाएं तरफ से घुमाएंगे तो भी पहना देंगे, ये हो जाएगा ई की मात्रा। और दीर्घई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा डंटा दे करके राइट से घुमा करके तो भी पहना देंगे इसको, ये हो जाएगा दीर्घई की मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी प्रकार ह्रस्व की मात्रा उ, दीर्घऊ की मात्रा री की मात्रा, इसी प्रकार ए की मात्रा है, एल की मात्रा दो हो है। ये ओ की मात्रा एक डंडा दे करके इसमें ऊपर थोड़ा सा घुमाएंगे। औ की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा बूंदा, विसर्ग की मात्रा 2 बूंदा। लेकिन व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। व्यंजन की मात्रा स्वर की मात्रा से ही व्यंजन को बोलते हैं। जैसे क लिखना हमको काम, तो काम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क दे करके और अ की मात्रा दे करके म देना पड़ेगा, काम। यानी कि स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं। व्यंजन जो बोले जाते हैं स्वर की मात्रा से ही बोले जाते हैं। अब लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तो में मात्रा लगाया हुआ है। तो आकार ता, तो हर्षी का ती, तो दुर्गी का ती। हर्षिकार और दुर्गिकार में क्या फ़र्क है? हर्षिकार में बाएं तरफ से, लेफ्ट से उसको घुमाना है और दुर्गिकार में राइट से यानी दाएं तरफ से घुमाना है। हर्षुकार में भी वही इसी तरह बाएं तरफ घुमाना है और दुर्गिकार में दाएं तरफ। त्रि, ते, तय, तो, तव, तंस्वा, तविसर्ग। प्रयोग इसी से प्रयोग किया गया है कि मतलब ये वर्ड का क्या इस्तेमाल होगा। तल तल, तकता लगला ताला, इस तरह आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्वर इन्हीं नए रूपों में व्यंजन के साथ मिलते हैं। व्यंजन वर्ण 7 वर्गों में बटे हैं। व्यंजन वर्ण कितने वर्ग में बटे हैं? 7 वर्ग में बटे हैं। वर्ग बोलने से जैसे क वर्ग बोलेंगे तो क के लाइन में जितना अक्षर है सभी वर्ण शामिल होगा। क, ख, ग, घ, अंघ। एक वर्ग बोलिए, वर्ग मतलब क्लास होता है, कक्षा। एक कक्षा में अगर बोलेंगे हम कक्षा 8 या कक्षा 6 है, उसमें जितना बच्चा होगा सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसी तरह क वर्ग बोलने से क लाइन में जितना भी अक्षर होगा, जितना भी वर्ण होगा सभी का बोध होगा उसमें। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अंतः स्थ वर्ण, उसमें वर्ण, प वर्ग।
किसी वर्ग से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। किसी वर्ग से उस समूह के, उस ग्रुप के सभी अक्षरों या वर्णों का बोध होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या? अक्ष, तर, ज्ञ, स्वर। संयुक्त व्यंजन वर्ण समझे? संयुक्त व्यंजन वर्ण का मतलब हुआ कि ये दो व्यंजन से मिल के बना, जिस तरह हम लोग स्वर, संयुक्त स्वर पढ़े थे ना, संयुक्त स्वर में दो स्वर से मिलने से जो अक्षर बनता था उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते थे। उसी तरह कहे थे, उसी तरह संयुक्त व्यंजन क्या होगा? अक्ष। क्या होगा? अक्ष। ये अक्ष जो बना क और छ से मिलके बना, क जो छ बराबर अक्ष, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया। तर, तो और र से बना, ज्ञ ज और न से बना, शर श और र से बना। नए गृहीत व्यंजन र और ढ, आयोग वा, अनुस्वार और अभिसर्ग। उच्चारण में वायुक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के दो भेद हैं। उच्चारण के हिसाब से व्यंजन कितने भेद हैं? दो। व्यंजन के दो भेद हैं, अल्परान, महापरान। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं अल्परान के बारे में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्परान कहा जाता है। यानी हम बोलेंगे क, तो हकार की ध्वनि इसमें नहीं आ रहा। क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा वर्ण अल्परान होता है। जैसे क, प्रत्येक क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पहला क्या हो गया? क वर्ग का पहला क हो गया, तीसरा क्या हो गया? क वर्ग का तीसरा ग हो गया। क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पांचवा हो गया क, ख, ग, घ, अंग। तो ये क्या होगा? अल्परान। प्रत्येक जिन व्यंजन के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्परान कहा जाता है। क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्परान होता है। जैसे क, ग, अंग, च। च वर्ग में च पहला है, और ज जो है तीसरा है, और न जो है पांचवा है। इसको न को हम लोग ये भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। बच्चे को यहाँ पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महापरान। किसके बारे में? महापरान। क्या पढ़ेंगे? महापरान। उच्चारण के हिसाब से व्यंजन के दो वर्गों में बांटा गया है, अल्परान, महापरान। जिसमें हकार की ध्वनि होगा नहीं होगा वो अल्परान होगा, जिसमें हकार की ध्वनि निकलेगा वो महापरान होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है उन्हें महापरान कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महापरान होता है। जैसे क वर्ग का दूसरा क्या होगा? ख, ये महापरान होगा। ख प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महापरान होता है। जैसे क वर्ग का दूसरा हो गया ख, अंग हो गया ख, ग, घ हो गया घ, चौथा, तो ख और घ क्या होगा? महापरान। इसी तरह हर वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जितना भी वर्ग है, 7 वर्ग है, सभी का दूसरा और चौथा वर्ण महापरान होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण, यानी वर्ण का तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन। वर्ण कहाँ से निकलता है? कंठ से। अ, आ, क वर्ग और ह वर्ग विसर्ग, ये कहाँ से निकलेगा? कंठ से। ई, दुर्गा ई, च वर्ग और य, श कहाँ से निकलेगा? तालु से। कहाँ से निकलेगा? तालु से। री, ट वर्ग और श कहाँ से निकलेगा? मूर्धा से। लड़, त वर्ग, ल, स दंत से। हिस्वऊ, दीर्घऊ, प वर्ग कहाँ से निकलेगा? ओष्ठ से। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ से। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु से। ओ, औ का कंठ ओष्ठ से। ओष्ठ बोलते हैं लिप, यानी लिप को, होठ को। व का दंत और ओष्ठ दोनों से।
र नो 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 मो, नासिक से यानी नाक से। अभ्यास करते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों की क्या उपयोगिता है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मूलध्वनि और मूलध्वनि के स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं वह वर्ण वह ध्वनि है जिसका टुकड़ा करना संभव नहीं है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बच्चे की क्लास में पढ़ाया जाता है कि वर्ण वह ध्वनि है, वह आवाज़ है जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता। वर्ण की क्या उपयोगिता? उपयोगिता यह है कि वर्ण को हम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। जैसे क जोड़ ल जोड़ मो बराबर क्या बनाएंगे? कलम, एक शब्द बना। तो वर्ण की यही उपयोगिता है कि वर्ण को हम जोड़ करके शब्द बनाते हैं। प्रश्न 2 है, वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। उदाहरण सहित परिभाषा दें। स्वर होगा अ आ और व्यंजन होगा क ख। जो गलत हो उसे काट दें। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं उन्हें स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन स्वर वर्ण, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। व्यंजन सही होगा। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं तो उसे व्यंजन कहेंगे। स्वर को काट देना हमको। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें दीर्घ ह्रस्व कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, दीर्घ या ह्रस्व, दीर्घ नहीं कहते हैं। जब उसमें कम समय लगेगा तो ह्रस्व होगा। क्या होगा? ह्रस्व। अगला है, 2 स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण प्लुत या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। 2 स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। 2 स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण संयुक्त स्वर कहलाएंगे। आगे घ में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्पप्राण कहा महाप्राण कहते हैं, यानी अल्पप्राण या महाप्राण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से हो उन्हें मूर्धन्य या कंठ कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो, यहाँ देखते हैं हम लोग कंठ से किसका है? तो अ आ क वर्ग और ह वर्ग विसर्ग का है। तो इसका क्या बोला? ये जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो तो उन्हें मूर्धन्य या कंठ कहते हैं। तो कंठ कहेंगे। क्या कहेंगे? कंठ। ये मूर्धन्य नहीं, ये गलत होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि को हम लोग आम भाषा में समधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समधी। समधी का मतलब होता है, जैसे हम लोग समधी बोलते हैं ना कि एक लड़का एक आदमी का बेटा दूसरा आदमी की बेटी का शादी होगा तो दोनों का रिश्ता होगा समधी का। तो समधी का मतलब 2 दिल को जोड़ना, 2 चीज़ को 2 आदमी का जुड़ जाना। तो उसी तरह यहाँ पर संधि है। क्या है? संधि। संधि का साधारणतः अर्थ होता मेल, यानी 2 आदमी में मेल हो जाना। संधि 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। संधि 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। यहाँ संधि 2 वर्ण मिलने के बाद संधि बनता है ना, उसी तरह से हम लोग शादी ब्याह में एक आदमी की बेटी एक आदमी का बेटा का शादी होता है तो 2 दिल जुड़ता है ना उसमें, तो वो दोनों आपस में दोनों का बाप संधि कहलाता है। उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। असल वो संधि है, संधि नहीं है। संधि। संधि 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। संधि 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मेल के चलते विकार पैदा होता है। इसी विकार को संधि कहा जाता है। इसी विकार को संधि कहा जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं। जैसे महा जोड़ ईश बराबर महेश। क्या बना? महेश। 2 वर्णों, वर्ण नहीं बोला, वर्णों, वर्ण भी हो सकता है, वर्णों भी हो सकता है। जैसे वर्णों मतलब वर्ण की बहुवचन वर्णों है।
वर्ण का बहुवचन वर्णों है। तो यहाँ दो वर्ण इसमें है तो वर्णों हो गया, ये भी दो वर्ण है तो वर्णों हो गया। तो वर्णों, दो वर्णों या कई वर्णों, संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। जो आवाज़ निकलेगा दो वर्ण को मिलने के बाद तो वो संधि होगा। जैसे पुस्तक जोर आलय, पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर। पुस्तक जो आलय, दो वर्णों मिला, एक वर्ण ये हो गया पुस्तक, पुस्तक जो आलय, तो क्या बन गया पुस्तकालय। क्या बन गया पुस्तकालय मतलब किताब रखने का घर। तो दो वर्णों के मेल से बनाना पुस्तकालय, इसी को कहेंगे संधि। क्या कहेंगे संधि। एक बार लोग फिर समझते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल। इसको हम आम भाषा में साधारण समझेंगे तो उसका मतलब होता है मेल करना, एक दूसरे को मिलना, मेल हो जाना, संधि कहलाता है। संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। संधि दो वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मेल के चलते विकार पैदा होता है, इसी विकार को संधि कहा जाता है। जैसे महाजोड़ ईश बराबर महेश, सत जोड़ जन बराबर सज्जन। संधि के तीन भेद है। संधि के कितने भेद हैं? तीन। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आप प्ले लिस्ट में जा कर के हिंदी ग्रामर का, उर्दू ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग को पढ़ना है तो वहाँ जाकर प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी का वीडियो टाइम बाय टाइम अपलोड होगा और हो भी रहा है।